मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में प्लेनर ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं। प्लेनर ग्राफ के लिए हम डेफिनेशन समझेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो रिक्वायरमेंट है वो समझेंगे एंड देन इसके बाद ऑयलर्स थ्योरम या ऑयलर फॉर्मूला जो आप कहना चाहें वो हम प्रूव करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ क्या होता है? एक तरीके का ग्राफ या फिर मल्टी ग्राफ होता है। is said to be a planar graph. It can be drawn in a plane with its edges do not cross each other except at vertices. तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्लानर ग्राफ बनाना है तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा या मल्टी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक तरीके का प्लानर ग्राफ जो होता है वो ग्राफ या मल्टी ग्राफ होता है। तो पहली कंडीशन तो ये है, या तो वो ग्राफ हो या तो मल्टी ग्राफ हो। अगर वो ग्राफ या मल्टी ग्राफ है तो वो कुछ कंडीशंस को अगर होल्ड करता है तो हम उसको प्लानर बोलने लगेंगे, अगर कंडीशन होल्ड नहीं करेगा तो हम उसको नॉन प्लानर बोलने लगेंगे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो वो ग्राफ जो आपने ड्रॉ करना चाह रहे हैं, चाहे वो मल्टी ग्राफ हो चाहे नॉर्मल ग्राफ हो, वो जब आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे कि जो उसकी एजेस हैं डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और अगर उसको क्रॉस करना भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर सकती है? एट वर्टाइसेस पे क्रॉस कर सकती है। इसको हम थोड़े से छोटे से ग्राफ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ये एक तरीके का ग्राफ बना हुआ है, ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है एंड ये V4 है, और यहाँ पे एक वर्टेक्स है V5, ठीक है। और यही सेम ग्राफ आपका इस तरीके से बना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 वर्टेक्स है, V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है, ठीक है। अब इन दोनों ही ग्राफ में क्या हो रहा है? बीच में कुछ इस तरीके से आपके क्या जा रही है? लाइन जा रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो एज है, मतलब क्योंकि ये जो एज जा रही है वो कहाँ से जा रही है? थ्रू अ वर्टेक्स V5 से मूव कर रही है। और यहाँ पे जब वो एज जा रही है तो वो एक दूसरे को कट कर रही है, क्योंकि वो किसी भी वर्टेक्स से मूव नहीं कर रही है। तो अब इन दोनों ग्राफ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है यहाँ पे इस जगह का, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं। तो अब हमको बताना है कौन सा प्लेनर ग्राफ है और कौन सा नॉन प्लेनर ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले ग्राफ की, तो ये एक तरीके का प्लेनर ग्राफ है। क्यों प्लानर ग्राफ है? क्योंकि देखो बाकी सारी एजेस तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या आ जा रहा है? एक तरीके का वर्टेक्स आता हुआ दिख रहा है, हर जगह आ रहा है। चाहे आप सेंटर पे बात करें V5 वर्टेक्स में, चाहे V1, V2, V3 एंड V4 पे बात करें, ये सभी के सब कैसे हैं? आपके वर्टेक्स है। और यहीं पे आपको सिर्फ क्रॉस कटिंग दिख रही है एजेस की, बाकी सब जगह पे कहीं पे भी आपको क्रॉस कटिंग नहीं दिख रही। दैट्स वाई दिस ग्राफ इज नोन एज अ प्लानर ग्राफ। बट जब आप यहाँ सेकंड वाले ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ जो बाकी जगह पे है V1, V2, V3 एंड V4, यहाँ पे तो आपको क्रॉस कटिंग देखने को मिल ही रही है और ये वर्टेक्स है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जो ये येलो कलर से सेंटर पे जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्रॉस कटिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे क्रॉस कटिंग आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ आपने देखा है, दिस इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ एजेस दिख रहा है, इस कारण से ये प्लेनर ग्राफ नहीं है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। और अगर उस पे वर्टेक्स है इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो इट इज नॉट एन इशू, बट अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे वर्टेक्स नहीं है तो इट इज एन इशू। तो यहाँ पे वो नॉन प्लेनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो होपफुली आपको प्लेनर को अच्छे से समझ में आया होगा। देन प्लेनर को समझने के बाद हम यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है, ये ग्राफ जी है। तो क्या ये ग्राफ प्लेनर ग्राफ है? फिलहाल के लिए नहीं है ये प्लेनर ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आपको इन दो जगहों पे इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है और ये इंटरसेक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे दो तरीके का इंटरसेक्शन है। दैट्स वाई जो अभी फिलहाल जो आपको ग्राफ दिया गया है दैट इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ, ठीक है।
बट आप कभी भी कोई भी ग्राफ को प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वे जिस तरीके से यहाँ पे ये बन रहा है। अगर वो नहीं बन पा रहा, कोई भी ऐसा तरीका ही नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं कि क्रॉस कटिंग हट जाए, तो फिर वो बात अलग है। बट आप यहाँ पे कोई भी ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आ नहीं पाएगा यहाँ पूरा, नीचे लिख लेते हैं। तो कोई भी ग्राफ को आप प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं बेसिकली। तो जब प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप बनाएं तो आपको ध्यान देना है कि वो सारी एजेस आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए जिसपे इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो एजेस थी यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन देखने नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ड्रॉ कर ली। अब जो एजेस में इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है विच इज दिस एज नंबर 1, इसको एज नंबर 1 लिया है, इसको एज नंबर 2 ले लेते हैं, इसको एज नंबर 3। तो ये 3 एज हैं जिसपे आपको इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। इनमें भी मैक्सिमम वाली वो एज हम बनाने की कोशिश करेंगे जो इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, सबके कारण इंटरसेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं ना, तो हम वो एजेस को ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है हमको, इनमें भी, है ना। तो ये वाली एज एक हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हम ये वाली एज ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों एज में हमको इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है विच इज नेम एज 2 and 3। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। इस पे इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि इंटरसेक्शन 1 के कारण देखने को मिल रहा है, तो 1 को अगर हम बीच में से ड्रॉ करेंगे तो अगेन इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस 1 को बनाने के लिए हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, तो हमने ये घुमावदार तरीका ढूंढ लिया जिसके कारण से ये एज नंबर 1 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रॉस कटिंग या इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, इस कारण से ये प्लानर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया इसी सेम ग्राफ का। तो इस तरीके से अगर कोई ग्राफ प्लानर नहीं है एट प्रेजेंट स्थिति में, तो आप उसको प्लानर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है इस तरीके से करने का, अगर इस पे एक और एज आ गई या कोई ऐसी एज है जो कहीं से घूम के बनी नहीं रही है, देन बात अलग है, बट बना सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास रीजन। रीजन क्या होता है वो समझ लेते हैं। The map so drawn divides the plane into various disjoint areas bounded by edges and cannot be further subdivided is called region। तो रीजन एक तरीके का, मतलब आपके पास ये प्लेन में इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये इस तरीके से आपका कुछ बना हुआ है। तो अब आपको इसको रीजन में कन्वर्ट करना है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको आपको रीजन में ड्रॉ करना है। तो एक ऐसे तरीके का ग्राफ जो प्लेन में ड्रॉ हो रहा है कुछ इस तरीके से कि उसको आप वेरियस डिसजॉइंट एरिया बाउंडेड बाय एजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि वो फर्दर सब डिवाइड ना हो सके, तो उनको हम रीजन बोल देंगे। जैसे कि ये रीजन नंबर 1 हो गया जो कि इस ट्रायंगल से बाउंडेड था, ये रीजन नंबर 2 हो गया जो कि इस ट्रायंगल से बाउंडेड था, ये रीजन नंबर 3 हो गया जो कि कैसा है, इनफिनाइट एरिया का है, तो ये भी हमारा क्या कहला जाएगा, रीजन कहला जाएगा। तो इस तरीके से इसके 3 रीजन हमको देखने को मिले इस टाइप के ग्राफ के, है ना। और एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ रीजन नंबर 1 की बात करें, तो ये जो रीजन नंबर 1 है ये इनफिनाइट रीजन है, इनफिनाइट एरिया का जो रीजन होता है ये वो रीजन है। फिर इसके बाद R2 बात करें तो इस ट्रायंगल से बाउंडेड है, R3 बात करें तो अगेन अनदर ट्रायंगल से बाउंडेड है, एंड R4 कुछ इस तरीके से बाउंडेड है। तो हमारा ये बन गए 4 रीजन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इन अ प्लेनर ग्राफ, जितने भी प्लेनर ग्राफ होते हैं, इन अ प्लेनर ग्राफ देयर एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा ही एक, there exist always exactly one infinite region। तो हमेशा यहाँ पे एक और सिर्फ एक इन्फिनाइट रीजन मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, और हमेशा मिलेगा ऐसा जरूरी है यहाँ पे मिलना, ये एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि ये R1 मिल रहा है तो हर बार जो बीच के हैं वो तो कनेक्टेड है, जो बाउंडेड है वो अंदर चले गए, और एक बाहर का ये पूरा रीजन को कवर करता हुआ आपको यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, एक इन्फिनाइट वाला आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, और ये फर्दर सब डिवाइड भी नहीं हो रहा है तो ये एक रीजन के अंदर काउंट हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑयलर्स फॉर्मूला, या आप इसको ऑयलर्स थ्योरम भी कह सकते हैं इन अ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है, क्या गिवन कंडीशन है और क्या हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इफ अ कनेक्टेड ग्राफ G has n vertices and E edges, then prove that the number of region in the graph are R is equal to E minus n plus 2, या फिर आप उसको लिख सकते हैं R plus n is equal to में E plus 2, इसी को रीअरेंज करके लिख दिया है ये दूसरा वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमको इस थ्योरम में हमको ये प्रूव करके भी दिखाना है इस थ्योरम का स्टेटमेंट, तो हमको गिवन क्या दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। तो गिवन कंडीशन में बात करें तो पहली हमको दी हुई है कि जो आपको ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है। इसका मतलब है उसकी कोई भी एज पेंडेंट एज नहीं होगी, सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सब एक दूसरे से पेंडेंट हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई आइसोलेटेड हो गई, बिल्कुल अलग थलग चली गई, है ना। और कोई एक ऐसी भी आपको वर्टेक्स नहीं मिलेगी जिस तक पहुंचने का कोई भी एक वर्टेक्स से रास्ता ना हो। मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये बन गया, एक ग्राफ ये बन गया और दूसरा ग्राफ आपका ये बन गया। तो यहाँ पे मान लो ये V1 है मेरी, और मान लो कि ये क्या है V2। तो क्या V1 से V2 जाने का कोई रास्ता है, क्या V3 से V2 जाने का कोई रास्ता है, क्या V4 से V2 जाने का कोई रास्ता है, क्या V5 से V2 जाने का कोई रास्ता है। तो कभी भी इस टाइप का नहीं मिलेगा। अगर ये ग्राफ बन जाता है तो दिस इज नॉट अ कनेक्टेड ग्राफ, दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को नहीं मिलने वाला है। जो भी आपको गिवन है वो कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है। तो कनेक्टेड ग्राफ है। अब ग्राफ है क्योंकि तो इसके पास वर्टेक्स भी होंगी, इसके पास एजेस भी होंगी। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है उसको n लिया हुआ है, नंबर ऑफ एजेस को यहाँ पे e लिया हुआ है। देन आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। अब हम आ जाते हैं टू प्रूव वाली कंडीशन में। टू प्रूव हमको जो करके दिखाना है यहाँ पे, वो हमको ये दिखाना है कि जो नंबर ऑफ रीजन है जिसको ये यहाँ पे स्मॉल r से डिनोट कर रहा है इन अ ग्राफ इज इक्वल टू में ये इक्वेशन को होल्ड कराए। तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि नंबर ऑफ रीजन इस इक्वेशन को होल्ड करते हुए आ जाएंगे। तो इसको हम प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, इंडक्शन का हेल्प लेंगे। तो प्रूफ बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है ना, मैथमेटिकल भी लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की जो वर्किंग रूल होती है, जो स्टेपिंग होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे फॉर जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसके लिए, तो हम यहाँ एज से बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर e इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाएंगे स्टेटमेंट क्या है, जो आपका थ्योरम है वो क्या है, होल्ड हो रहा है। जो थ्योरम है वो आपकी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है फॉर e इज इक्वल टू 1। ठीक है, e इज इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम होल्ड हो रहा है, ऐसा आप प्रूव करके दिखाएंगे। फिर देन आप यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज जो आपका थ्योरम है वो होल्ड हो रहा है फॉर e इज इक्वल टू k के लिए। फिर देन इसके बाद आप यहाँ पे थर्ड स्टेप में प्रूव करके दिखाएंगे, टू प्रूव थ्योरम होल्ड फॉर e इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। एंड देन हम बोल देंगे थ्योरम होल्ड फॉर e इज इक्वल टू, मतलब फॉर एवरी e है ना, फॉर एवरी e मतलब हर e के लिए ये होल्ड हो जाएगा, ऐसा हम यहाँ पे
बोल देंगे, इम्प्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये इंडक्शन के हमारे पास कितने स्टेप हो गए, यहाँ पे 3 स्टेप हो गए, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमको करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं फॉर E इज इक्वल टू में 1। तो अगर एज 1 है, अगर किसी में किसी ग्राफ में, हम यहाँ ग्राफ भी साथ के साथ बनाते जाते हैं, अगर आपने एज 1 बनाई, एक एज बनाई, तो इसके 2 वर्टेक्स भी होना कंपलसरी है, क्योंकि जो आपको गिवन है वो कनेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पे 2 एज भी, 2 वर्टेक्स भी होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देन n इज इक्वल टू में 2, एंड इफ n इज इक्वल टू में 2, दिस एम्प्लाइज जो r इज इक्वल टू में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेड नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से r बनता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे, r1 विच इज अ इन्फिनाइट रीजन, या फिर इन्फिनाइट एरिया का जो रीजन होता है ये वो बन के दिख जाएगा आपको। और सिर्फ एक ही एक रीजन दिखेगा, ये पूरा रीजन एक ही मिलेगा आपको, कहीं से भी कोई दूसरा बाउंडेड फिगर आपको इसमें इंसर्ट होता हुआ, सब डिवाइडेड होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो थ्योरम है वो होल्ड हो जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे देयरफॉर थ्योरम होल्ड, क्योंकि जब आप थ्योरम की इक्वेशन में इस तरीके से पुट करेंगे, जो थ्योरम का जो RHS है उसमें जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, e माइनस एन प्लस में 2 है, तो 1 माइनस 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू में 1, जो कि क्या है आपका नंबर ऑफ रीजन के बराबर आ रहा है। तो LHS इक्वल टू में RHS हो जा रही है, ये आपका LHS था, LHS इक्वल टू में RHS हो जा रहा है, इस कारण से थ्योरम होल्ड हो जा रही है। तो ये मैंने आपको रफ में बता दिया। जब आप लिखेंगे तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। देन इसके बाद हमको क्या करना है, सपोज करना है, सपोज जो थ्योरम है वो होल्ड हो रही है फॉर E इज इक्वल टू के के लिए। तो जो थ्योरम है वो होल्ड हो रही है E इज इक्वल टू के के लिए, तो n को n ही रख लेते हैं और रीजन हमको r मिल रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। थ्योरम होल्ड हो रही है, इसका मतलब कि जो r इज इक्वल टू में k प्लस में n माइनस में k माइनस में n प्लस में जो 2 है वो आपका क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, ऐसा आपने सपोज किया है। नाउ टू प्रूव जो थ्योरम है वो होल्ड होगी फॉर E इज इक्वल टू के प्लस 1। E इज इक्वल टू के प्लस 1 का क्या मतलब है, आपने क्या किया, एक एज को एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड 1 मोर एज को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में एक एज को आप इंक्रीज करेंगे तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं केस नंबर 1 की। तो केस नंबर 1 के लिए हम पहले ग्राफिकली समझ लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था, ये ग्राफ था, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ एजेस थी वो कितनी थी, 4 थी, और जो नंबर ऑफ वर्टेक्स थी वो भी 4 थी। तो यहाँ रीजन आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 रीजन देखने को मिल रहे हैं, एक रीजन नंबर 1 और ये रीजन नंबर 2। तो एक इनफाइनाइट वाला मिल रहा है और एक फाइनाइट वाला मिल रहा है, तो ये 2 रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ही आपने केस नंबर 1 से इसमें क्या किया, एक एज को इंक्रीज किया, तो आप अभी कैसी एज इंक्रीज कर रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द वर्टेक्स, एक पेंडेंट वर्टेक्स बनाते हुए आपने एक एज को इंक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, 5 हो गई, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो भी 5 हो गई। तो यहाँ पे रीजन देखिए कितने बन रहे हैं, रीजन अभी भी आपके यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक ग्राफिकली समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर द केस 1 वी एड 1 मोर एज, एक एज को हम ऐड करेंगे इन द ग्राफ बाय एडिंग अ pendant vertex, then this implies the number of region remains सेम, ठीक है।
दिस एम्प्लाइज द नंबर ऑफ रीजन रिमेन सेम। तो जो आर था अभी वो आर ही रहेगा। आगे की चीज देखते हैं क्या बन के आती है। तो यहाँ नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो हमारा k+1 हो जाएगा पहले वाले से, और नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो पहले n था, अब n+1 हो जाएगा, और जो r है वो r ही रहना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, RHS ऑफ द थ्योरम की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो RHS ऑफ द थ्योरम की बात करेंगे तो हमको मिलेगा k+1 माइनस n+1 +2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k+1 n-1 प्लस में 2, तो 1 कैंसिल होके k-n प्लस में 2 विच इज इक्वल टू में r, सिंस थ्योरम जो है होल्ड हो रही है फॉर E इज इक्वल टू के लिए। तो हमने ये लिया हुआ है, इस कारण से हमने डायरेक्ट R यहाँ पे लिख दिया है। और दिस इज इक्वल टू में LHS, यही हमको लेके आना था क्योंकि जो रीजन है वो यहाँ पे रिमेन्स हो रहे हैं सेम, कुछ भी इंक्रीज डाउन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है देयरफॉर थ्योरम होल्ड। तो थ्योरम यहाँ पे भी होल्ड हो जाती है फॉर द केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 जो आपको एज इंसर्ट करनी है उसका एक दूसरा तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, केस 2। तो अगर आपके पास ये ग्राफ था, आप एक और इसमें एज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्टेक्स आप बीच में क्या कर सकते हैं, उस एज को इंक्रीज कर सकते हैं, उस एज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका V1 V2 V3 एंड ये V4 हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया। तो एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पे इंक्रीज की। यहाँ पे एज कितनी है आपकी, 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो भी 4 है। यहाँ पे रीजन की बात करें तो ये R1 एंड R2, यहाँ पे रीजन की बात करें तो 2 है। यहाँ पे एच की बात करें तो हमको 5 देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो 4 देखने को मिल रहा है, या नंबर ऑफ रीजन की बात करें तो 3 देखने को मिल रहा है। एक R1 हो गया, एक R2 तो बाहर था ही था, और एक बीच में R3 भी इंसर्ट हो गया। तो इस कारण से यहाँ एक अपना रीजन बढ़ गया। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू कर रहा है, स्टेटमेंट को होल्ड कर रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एड वन मोर एज बाय, नहीं, in between, one more edge in between the graph without adding any वर्टेक्स। बिना कोई वर्टेक्स को ऐड किए हम इन बिटवीन द ग्राफ एज को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर जो हमारा E है वो k+1 हो जाएगा, एंस रिमेन n, एंड जो उसके बाद जो रीजन है वो हमारा R+1 होता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो हम RHS से बात करें स्टार्ट करना, तो E+ में क्या था हमारा, E- में n प्लस में 2 था, तो हमको मिलेगा k+1 माइनस में n प्लस में 2। तो इसका मतलब है हमको क्या मिला यहाँ पे, 1 + k माइनस में n प्लस में 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + r विच इज r LHS, वो हमको लेके आना था। यहाँ पे ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने k - n+2 पहले से लिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू में r। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्योरम होल्ड होता हुआ हमको दिख रहा है। देयरफॉर द थ्योरम यहाँ पे भी होल्ड हो जा रहा है। तो दोनों ही केस में अगर थ्योरम होल्ड हो रहा है, देयरफॉर जो हमारा क्या है, थ्योरम होल्ड, तो देयरफॉर जो हमारा थ्योरम है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा किस तरीके से थ्योरम प्रूफ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ दोनों पॉसिबल केस विद डायग्राम विथ रिटन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो सारी चीज यहाँ पे करके बताई है। तो अगर कोई भी आपको प्लेनर ग्राफ या कनेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ रीजन फाइंड करना है तो आप यूज कर सकते हैं ऑयलर फॉर्मूले को। तो अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है in a connected graph with 4 vertices, each of
degree 3, then in how many region the graph can be डिवाइडेड। हमको यहाँ बताना है कितने पार्ट में, कितने रीजन में ग्राफ डिवाइड किया जा सकता है जब उसके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है। तो यहाँ पे कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स दे दी है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस नहीं दिया है और ऑयलर फॉर्मूले के लिए हमको नंबर ऑफ एजेस की भी रिक्वायरमेंट है। तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पे एज दिया हुआ है विच इज़ अ नंबर ऑफ वर्टेक्स, वो हमको कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो डिग्री है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में क्या है आपकी 3 है फॉर एवरी वर्टेक्स इन द ग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी 3 है। अब जब आप यहाँ पे समेशन करेंगे, इन सभी डिग्रीज का प्लस करेंगे तो कितनी होगी, कितनी बार प्लस करेंगे, क्योंकि 4 वर्टेक्स हैं तो 4 बार प्लस होगा। इसका मतलब है 3 इंटू में 4 विच गिव्स यू 12। अब क्योंकि सिंस आपका जो ग्राफ है वो आपको दिया हुआ है, ग्राफ इज कनेक्टेड, क्योंकि आपको यहाँ पे कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब है जितने भी कनेक्टेड ग्राफ होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू में 2 इंटू में e। ये हमने प्रूव किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए, अब क्योंकि आप ये 12 निकाल चुके हैं तो 12 इज इक्वल टू में 2 इंटू e आपको मिलेगा, विच एम्प्लाइज जो आपका e है वो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, विच एम्प्लाइज e इज इक्वल टू में 6। तो नंबर ऑफ एजेस आपको 6 मिल गई, नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको 4 है। तो बाय यूजिंग द ऑयलर्स थ्योरम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू में e माइनस एन प्लस में 2 गिव्स यू 6 माइनस 4 प्लस में 2 गिव्स यू 4। तो आपको नंबर ऑफ रीजन कितने मिल गए, 4 मिल गए। तो हैंस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 नंबर ऑफ रीजन्स, 4 रीजन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं गिवन ग्राफ को। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑयलर्स थ्योरम। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन प्लेनर ग्राफ को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम ट्रीज को स्टार्ट करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।